फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों से एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो शायद ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, लेकिन मैं अगर इमोशनल होती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वीडियो में अगर कोई इमोशनल होता है, जो वीडियो बना रहा है, जैसे कि अगर मैं इमोशनल होती हूँ, वो मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ तो वो मैं दिखा सकती हूँ बिना एडिट किए, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ नहीं दिखाऊंगी। जैसे बाकी लोग करते हैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और अगर ये स्टोरी आप लोगों के दिल तक पहुंचती है, आप लोगों को पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी जो है एक लड़की की कहानी है। तो उसके मम्मी पापा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और जो उसके पापा रहते हैं उसकी इतनी अर्निंग नहीं होती है कि वो अच्छे से अपने घर को चला सके और लड़की को अच्छे से एजुकेशन दे सके। तो उसकी मम्मी सोचती है कि अब मेरी बेटी का जन्म हुआ है तो मैं क्यों ना सिलाई करके कुछ अर्निंग स्टार्ट करूं। तो उसकी मम्मी सिलाई का काम शुरू करती है, और सिलाई से आप सभी जानते हैं कि सिलाई से उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता है घर में, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी सिलाई कंटिन्यू करती है और कुछ पैसे उसके एजुकेशन में खर्च करती है, और थोड़े जो पैसे रहते हैं उसको बैंक में सेविंग्स में रखती है, ताकि जो लड़की की शादी हो वो अच्छी तरीके से कर सके। क्योंकि उसके पापा की उतनी ज़्यादा अर्निंग्स नहीं थी, वो उतनी ज़्यादा कमाई नहीं करते थे और घर पे भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर और ये सभी जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो जॉइंट फैमिली में रहने से इनको कुछ फ़ायदा ज़रूर होता था, जैसे कि जो उनके काका काकी थे वो अच्छे पोस्ट में थे, तो वो पैसे फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करते थे। लेकिन बोलते हैं ना गाइस कि अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वो या तो ताने ज़रूर मारेगा या तो उससे ज़रूर काम करवाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ही उसकी मम्मी के साथ भी ऐसा होता था कि वो उनको फाइनेंशियली हेल्प तो करते थे, बट साथ ही साथ उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें या तो ताने मार के या तो फिर उनसे कुछ ना कुछ घर के काम करवा लिया करते थे। तो ये तो हो गई उनकी बात। उसके बाद लड़की जब बड़ी होती है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भले उनकी फ़ीस कम रहती है, लेकिन जो कॉपी पुस्तक पेन वगैरह जो रहते हैं उसमें तो पैसे लगते ही है ना। तो वो सारी चीज़ें उनकी मम्मी सिलाई से ही निकाल के उसको देती है। फिर धीरे धीरे वो कॉलेज में जाती है लड़की। फिर जब वो सेकेंड ईयर में जाती है तो उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनको घर से अलग कर दिया जाता है। फिर वो अपने मम्मी पापा के साथ अलग रहती है, एक कमरे में एक रेंट का रूम रहती है और वहाँ पे रहती है। उसके बाद वो फाइनल ईयर में जब रहती है तो वो जॉब स्टार्ट करती है। 4 साल वो कंटिन्यूसली जॉब करती, क्योंकि उसके पापा तो काम करते नहीं थे और मम्मी की भी एज हो गई थी, तो सिलाई उतनी ज़्यादा वो कर नहीं पाती थी और उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो फिर लड़की का अपना जॉब स्टार्ट करती है और 4 साल कंटिन्यूसली जॉब करती है। फिर उसकी शादी हो जाती है एक अच्छे परिवार में, और उसकी मम्मी शादी में जो भी सेविंग्स करके रखी थी वो शादी में खर्च करती है। साथ ही साथ और भी जो उसके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो भी उनका सपोर्ट करते हैं, और लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में हो जाती है। फिर जब लड़की शादी होके घर में आती है तो उसके हस्बैंड तो अच्छे पोस्ट में थे ही, प्राइवेट जॉब में थे, सास ससुर थे और जेठ जेठानी थे। जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे, जो कि उनके शहर से काफ़ी दूर था। उसके बाद जब उसकी शादी को 1 सप्ताह होता है, मतलब रिसेप्शन वगैरह हो जाता है, रिसेप्शन के दूसरे ही दिन उसकी सास उसको अपने पास बुलाती है, बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसकी सास उसको बोलती है कि देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी एज कम है, 24 साल की रहती है लड़की सोचे रहती है कि वो कम से कम अपने इस रिलेशन को 1 साल तक थोड़ा सा इंजॉय करेगी, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, उसके बाद फिर बच्चों का सोचेगी। लेकिन जैसे ही उसकी सास उसको अपने पास बुलाती है, बोलती है कि देखो बेटा, हमारा एज हो चुका है, हम भी 60 प्लस हो चुके हैं, ससुर जी जो हैं वो भी 70 प्लस हो चुके हैं, तो हम लोग कभी भी, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, हमारी जो उम्र हो गई है, तो मतलब उस लड़की को बोला जाता है, और हम लोग जल्द से जल्द अपने नाती पोते का चेहरा देखना चाहते हैं। तो लड़की बोलती है कि आप लोग मेरे जेठ जेठानी से क्यों नहीं बोलते हो। तो उनका कहना ये था कि जेठ जेठानी की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनको अभी भी बच्चा नहीं चाहिए।
तो पता नहीं वो कब बेबी का सोचेंगे। तो मैं आपसे इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ। ये चीज़ उसकी सास उस लड़की को बोलती है। तो लड़की भी इमोशनल रहती है बहुत ज़्यादा। वो साथ में हो जाती है कि ठीक है, मैं आपको जल्द से जल्द नाती पोते का मुंह दिखाऊंगी। उसके बाद जब लड़की अपने हस्बैंड से बात करती है तो उसके हस्बैंड भी बोलते हैं कि इसके लिए आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपकी सहमति है तो फिर आप हम लोग बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद लड़की भी एग्री हो जाती है कि ठीक है, हम लोग बेबी कर लेते हैं। तो फिर शादी के 1 महीने के बाद ही लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये बात एक्चुअली में लड़का जो रहता है जिसके साथ शादी हुई रहती है, वो लड़का वीकली मतलब सप्ताह में आया जाया करता था और उनका जो जॉब था वो कहीं दूर था। तो वो ये बात को सबसे पहले ना अपनी मम्मी को बताती है, ना ही वो अपने हस्बैंड को बताती है। वो ये बात अपनी सासू माँ को सबसे पहले बताती है कि आप दादी बनने वाले हो। तो उसकी जो सास होती है वो कंफ्यूज रहती है कि ऐसे कैसे हो गया, तुमको कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। तो हम इतने टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं कि हमारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बहुत से विकल्प आज अवेलेबल हैं, लेकिन वो उनकी सासू माँ को नहीं पता था। तो लड़की अपनी सासू माँ को समझाती है कि मैंने एक प्रेगनेंसी किट मंगवा के उससे चेक किया है और उससे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन उसकी सास को तब भी यकीन नहीं होता है। तो वो बोलती है कि आप 1 महीना और वेट करके देखो। तो लड़की ठीक है, वेट कर लेती है, वेट करती है। उसके बाद 1 महीने के बाद भी उसका पीरियड नहीं आता। तो फिर वो अपनी सासू माँ को बोलती है कि मैं एक बार हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना चाहती हूँ। नॉर्मली अगर किसी भी घर में ऐसा होता है तो उसकी सास ससुर ले जाके या तो उसके हस्बैंड ही हॉस्पिटल में ले जाके ये चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा नहीं होता है। उस लड़की को खुद ही बोलना पड़ता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और ये चेकअप करवाना है। तो फिर उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, रिपोर्ट्स भी आती है। लेकिन उस रिपोर्ट्स में भी उसकी सासू माँ को यकीन नहीं था, क्योंकि शादी के 1 महीने के बाद ही वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ये तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है ना। तो फिर भी खैर, और शादी को 2 या 3 महीने हो चुके थे, 3 महीने हो गए थे सॉरी। उसके बाद फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोग थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा हनीमून में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हनीमून में कहीं पे भी नहीं गए थे। तो फिर वो हनीमून के लिए जाते हैं गोवा से वो रिटर्न आते समय वो सोचते हैं कि 3 महीने से लड़की अपने मायके नहीं गई थी। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि आप अपने मायके में जाके रुक जाइए, वहाँ पे आप आराम से रहिए और अपना चेकअप वगैरह अच्छे से करवा लीजिए। क्योंकि जब अब लड़की का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, 3रा महीना स्टार्ट हो गया था, तो लड़की को पेट में हल्का सा दर्द होने लग गया था। तो लड़की परेशान हो गई थी, वो अच्छे से हंस नहीं पाती थी, हंसती थी या गहरी सांस लेती थी तो उसके पेट में ना दर्द होता था। तो फिर उसके हस्बैंड बोलते हैं कि आप एक बार चेकअप करवा लो, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर में एक हॉस्पिटल में इंचार्ज थी, उनकी एक आंटी। तो उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, चेकअप करवाया गया। चेकअप में उनको ये पता चला कि उनके पेट में जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है वो है, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो लड़की एकदम घबरा जाती है। पेट में क्यों दर्द है, वो उसका कारण ये पता चलता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि वो एक शहर से दूसरे शहर गई है, उसको पानी सूट नहीं हुआ, उसने पानी बहुत कम पिया, जिसके कारण से उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो खैर लड़की पानी पीना स्टार्ट करती है और घर में भी बताती है कि उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो डॉक्टर अभी ऑपरेशन करने के लिए मना किए हैं, जब उसका पेन उठेगा तब आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मली बात है, चलिए ये साइड में हो गई। फिर भी लड़की घबरा जाती है, क्योंकि उसको ज़िंदगी में ना कभी इतना ज़्यादा हॉस्पिटल हो गई थी, ना ही उसको कभी सर्दी खांसी जुकाम इतना ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ करता था। लेकिन शादी के बाद उसको ये सारी चीज़ें फेस करने लगी। जब उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था तो उसको वॉमिटिंग होने लगती थी। सभी ये चीज़ें समझ सकते हैं, प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब वो ये चीज़ें अपनी सासू माँ से शेयर करती तो उसकी सासू माँ ये कहती कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, मुझे ना ही कभी वॉमिटिंग हुआ ना ही कुछ हुआ। तो भाई सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी सब सेम नहीं होता है। किसको क्या, जो अगर आपको प्रॉब्लम हुई है वही प्रॉब्लम मेरे को होगी, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन उसकी सासू माँ ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझती थी। अब उसको प्रेगनेंसी के दौर में खाने का मन नहीं करता था, एसिडिटी प्रॉब्लम होती थी, गला जलते रहता था। लेकिन ये सारी चीज़ें वो अपनी सासू माँ से शेयर तो करती थी, बट उसकी बातों को सुनने वाला कोई भी नहीं था, उसको समझने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। और उसके हस्बैंड, जैसे कि मैंने बताया था कि वो वीकली आते थे,
तो फिर सप्ताह और एक दिन ही रुकते थे और फिर चले जाते थे। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद जब उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो मतलब 4th मंथ स्टार्ट हुआ, तो उसके गले में लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक ग्लैंड टाइप का दिखाई देने लगा। वो सोची शायद उसको टॉन्सिल हो गया है, टॉन्सिल के कारण ऐसे गांठ बन जाता है, तो उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। उसके बाद धीरे जब 5वां महीना स्टार्ट हुआ तो वो चीज़ बढ़ के इतनी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी जब हो गई तो वो लड़की घबराने लगी कि क्यों ये इतना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 1 महीना हो गया, 1 महीना तो नहीं लगता है। फिर उसमें दर्द भी नहीं था और उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो फिर वो अपने घर पे बोली अपनी सासू माँ को कि मुझे यहाँ पे ऐसा हुआ है। उसकी सासू माँ ने फिर उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं ऐसा तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब 5वां मंथ एंड होने लगा तब फिर उस लड़की ने जिद पकड़ी कि नहीं मुझे इस चीज़ को दिखाना है, ENT के पास मुझे जाना ही है। तब उसको ENT के पास लेके जाया गया और उसका यहाँ से ब्लड, जहाँ पे ग्लैंड था वहाँ से ब्लड निकाल के चेक करवाया गया। तो पता चला कि उसको ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेनाइटिस का एक बीमारी है। अब डॉक्टर ने उसको ये नाम बताया, डॉक्टर ने उसको क्या बीमारी है, कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताई, ना ही समझाई। नॉर्मल इंसान को अगर ये ऐसी लैंग्वेज अगर बोली जाए तो वो नहीं समझ पाता है। तो फिर उसको कहा गया कि आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से जाके बात कीजिए, वो अगर दवाई अगर स्टार्ट करती हैं तो आप जाके ATT की दवाइयाँ स्टार्ट कीजिए। अब ATT क्या होता है ये उस लड़की को पता नहीं था, उसके लिए तो सब चीज़ें ही नहीं थी और उसके सपोर्ट करने वाला, उसको समझाने वाला कोई भी नहीं था। फिर वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई और जिस शहर में उसकी शादी हुई थी वो थोड़ा गांव एरिया था। तो वो गायनोकोलॉजिस्ट भी उसको बोली कि हाँ ऐसी होता है प्रेगनेंसी में, नॉर्मल सी बात है, ऐसे बोल के वो बात को टाल दी। 6 मंथ में जब 6 मंथ स्टार्ट हुआ तो उसको एक और नोड हुआ इधर गले के कान के नीचे में, वहाँ पे भी एक नोड दिखाई देने लगा। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर वो अपनी फैमिली में जो उनकी आंटी थी जो कि हॉस्पिटल में काम करती थी उनको वो बोली, इंचार्ज थी वो, उनको वो बताई कि मेरे गले में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिर वो बोली कि तुम वहाँ आ जाओ, मायके आ जाओ और वहाँ पे हम एक बार चेकअप करवा लेते हैं। तो 6वें महीने में एक दिन उसको गैस की प्रॉब्लम हुई और उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, इतना ज़्यादा कि वो ना ही लेट पा रही थी ना ही सो पा रही थी। और उस गनीमत ये अच्छी बात है कि उस दिन उसके हस्बैंड उसके साथ में थे, नहीं तो उस लड़की के साथ क्या होता कि कोई भी नहीं समझ पाता। इतनी ज़्यादा पेन कि वो सारी रात नहीं सो पाई और उस सारी रात उसके हस्बैंड उसके पास में ही बैठे हुए थे। उसके हस्बैंड कि ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि वो उनके पास ही बैठे रहे रात भर और दूसरे दिन वो बेचारे बिना सोए दूसरे दिन ऑफिस भी गए। ऐसा उसके साथ 2 बार हुआ, 5वें महीने में भी हुआ और 6वें महीने में भी हुआ। और लड़की जब भी रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती तो उसकी सासू माँ घर में हमेशा झगड़ा लड़ाई किया और नॉर्मल चेकअप के लिए क्यों जाती है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने बार सोनोग्राफी करवाने की क्या ज़रूरत है। आप लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में 2 से 3 से 4 बार सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर बोलता ही है। कलर सोनोग्राफी भी करवाते हैं कई लोग ब्लैक एंड वाइट सोनोग्राफी भी करवाते हैं। तो ये चीज़ें उनकी सासू माँ को समझ के परे ही था। खैर उसके बाद जब 7वां महीना स्टार्ट हुआ तो उसकी सासू माँ को किसी ने दिमाग दिया कि तुम जब ये लड़की का डिलीवरी होगा तो तुम तो संभाल नहीं पाओगी, एक काम करो तुम उसको उसके मायके भेज दो। तो 7वें महीने में वो गोद भराई थी, उसकी गोद भराई हुई। उसके बाद जब सब उसके मायके वाले से सब आए थे तो उसकी सासू माँ ने उसकी माँ से बात की और कहा कि आप अपनी लड़की को डिलीवरी के लिए अपने घर पे ले जाइए क्योंकि मैं यहाँ पे उसका सेवा जतन नहीं कर पाऊँगी। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है। अब देखिए जिस घर में लड़की की शादी हुई थी वो घर बहुत ही अच्छा था, समझ सक रहे हैं आप लोग, उसके मायके के घर के मतलब बराबर में अगर देखें तो। लेकिन फिर भी जो लड़की की माँ है वो बोली कि ठीक है मैं जैसी भी हूँ लेकिन मैं अपनी बेटी को तो फेंक नहीं सकती, मैं ज़रूर अपनी लड़की को लेके जाऊँगी और उसका डिलीवरी भी करवाऊँगी। फिर उसको 7वें महीने में अपने मायके ले जाया गया। 7वें महीने में जब उसको मायके लेके जाया गया तो फिर वो वहाँ पे जाके अपना चेकअप वगैरह करवाई। तो वहाँ पे उसको पता चला कि ये चीज़ हुआ क्या है। उसको हुआ था टीबी जो होता है ना, टीबी हुआ था उसको।
टीबी जो लंग्स में होता है वही उसको ग्लैंड में हुआ था। टीबी ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, आंत में हो सकती है, फेफड़े में हो सकती है, हड्डी में हो सकती है, पेट में हो सकती है, तो लंग्स में हो सकती है, ऐसे कर करके हर हिस्से में हो सकती है। और लड़की को ग्लैंड में हुई थी, मतलब ग्रंथियों में। और ये जो ग्रंथियों में 1 या 2 नहीं, कितनी भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको पता चली। अब एटीटी की दवाई क्या होती है? एटीटी की दवाई टीबी के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से मिलती है, नॉर्मल हॉस्पिटल से बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती है। टीबी के हॉस्पिटल में जाके आपको एटीटी की दवाइयाँ लेनी होती है। और ये 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने में अगर आपका ये जो भी टीबी की प्रॉब्लम है वो अगर सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो फिर उसको 3 महीने और बढ़ा दिया जाता है। और जो एटीटी की दवाइयाँ होती है वो 4 टैबलेट होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी होती है, इतनी नॉर्मल जो टैबलेट इतनी होती है ना उससे जस्ट उसकी डबल होती है। और ये चारों टैबलेट आपको एक ही समय में लेनी होती है, एक एक करके आपको चारों टैबलेट एक ही टाइम में लेनी होती है, चाहे वो सुबह लीजिए, चाहे वो रात को लीजिए, चाहे वो दोपहर को लीजिए। और वो चारों दवाइयाँ इतनी हार्ड होती हैं कि आपका शरीर का जो वेट होता है वो एकदम से लॉस हो जाता है। लड़की जो 7 महीने में अपना 10 किलो वजन बढ़ाई थी, सिर्फ उसके 15 दिन में उसका 10 किलो घट के 61 किलो हो गया। 7 महीने में उसका वजन था 71 किलो। और जब वो ये एटीटी की दवाइयाँ स्टार्ट की उसके बाद उसका वजन हो गया 61 kg। फिर भी वो लड़की हार नहीं मानी, उसको खाना खाने का इच्छा नहीं होता था। जब भी आप एटीटी की दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे ना तो आपको खाना खाने का मन नहीं करता। और प्रेगनेंसी में तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती हैं, मूड स्विंग्स होती हैं। और प्लस उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी। वो दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे में 12 से 15 गोलियां खाती थी, कैल्शियम की, आयरन की, एसिडिटी की, एटीटी की, पता नहीं कितनी सारी दवाइयां खाती थी वो लड़की। फिर भी उसको समझने वाला कोई नहीं था। वो खाना अगर खाने के लिए हाथ थाली में ऐसे बैठती थी ना तो खाना उसको ऐसे देखने के बाद उसका मन नहीं करता था कि मैं कैसे खाऊं। लेकिन फिर भी उसके पेट में जो एक नया जीवन पल रहा था, मैं थोड़ी इमोशनल हो जा रही हूँ, सॉरी। उसके पेट में जो एक नया जीवन पल रहा था उसके लिए उसको खाना बहुत ज़रूरी था। तो उसकी मम्मी बहुत रोती थी कि बेटा तुमको खाना है, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना है। तो उसकी मम्मी के सपोर्ट के कारण ही वो लड़की वो दवाइयों को खाई और अपने बच्चे को इस दुनिया में लाई। लेकिन जब 8वां महीना चल रहा था, बच्चे जो हैं या तो 7वें महीने में हो जाते हैं या तो 9वें महीने में हो जाते हैं। लड़की जब 8वें महीने में अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है, सरकारी हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन लगानी होती है, आप लोग सभी जानते होंगे जो भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे। तो वो जब जाती है तो उसको बोल दिया जाता है कि आपका बच्चा जो है नीचे आ गया है और आपका जो डिलीवरी का समय हो गया है। और लड़की को देख के आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि लड़की का 8वां महीना चल रहा है। ऐसा लग रहा था 2रा या 3रा महीना ही चल रहा है, मतलब पेट जो है ना जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा हुआ ही नहीं था। तो फिर लड़की रात भर रहती है, उसको पेन स्टार्ट हो जाता है, वो अकेली रहती है, उसके पास कोई भी नहीं होता, ना उसका हस्बैंड होता है ना ही उसके सास ससुर, कोई भी नहीं। वो अकेली इस दर्द से गुजरती है। जो भी लेबर पेन सहा है वो समझ सकते हैं कि लेबर पेन किसको बोलते हैं और वो कितना तेज होता है। फिर भी वो लड़की अकेले ये सारी चीज़ें, वैसे भी दुनिया में बहुत सारी लोग औरतें हैं जो ये इस चीज़ को फेस कर रही हैं, लेकिन उस लड़की के गले में जो ग्लैंड हुआ था उसके कारण वो सीधे नहीं लेट पा रही थी। सीधे लेटने से उसके यहाँ दर्द होता था, वो ऐसे अपना गले को ना इतना ही मोड़ पाती थी, इतना भी नहीं मोड़ पाती थी वो, मतलब पीछे मोड़ के देख ही नहीं पाती थी वो। तो फिर भी उसको सीधा लेटने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उसका बच्चा पहले ही निकल जाता, लेकिन वो सीधा नहीं लेट पा रही थी, एक साइड होके थी, इसीलिए उसके बच्चे को निकलने में थोड़ा सा समय लगा। और फिर उसका बेबी डिलीवर हुआ। बहुत छोटा था उसका बेबी, 1 किलो 700 ग्राम का था। सोच लीजिए कितना छोटा होता है, 1 kg 700 ग्राम कितना होता है बच्चा, इतना छोटा होता है बच्चा, इतना छोटा। तो और लड़का हुआ उसको, और उसको देख के उसकी जो सारी तकलीफ़ें हैं वो एकदम से एक पल में दूर हो गई। वो एकदम खुशी के मारे अपना जितना भी गम दुख तकलीफ सब भूल गई। उसके बाद जब उसको फीडिंग करवाया गया तो फीडिंग करवाने के जस्ट 5 मिनट के बाद ही वो ब्लड का वॉमिटिंग करने लगा, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। तो लड़की फिर रोने लगी।
मतलब लड़की के जीवन में अगर सुख आता है ना तो उसके बस जस्ट 5 मिनट के बाद ही दुख आ जाता है। तो उस लड़की ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया, बोला कि ये डॉक्टर, मेरा बेबी ब्लड का वॉमिटिंग कर रहा है, आप ज़रा इसको देख लीजिए। तो नर्सरी वार्ड में उसको NICU में एडमिट किया गया बच्चे को। तो उसको बताया गया कि उसने आपका गंदा खून जो है वो पी लिया है। लेबर पेन हो रहा था उसको, तो वो सीधे नहीं लेट पा रही थी, तो जिस कारण से बच्चे ने गंदा खून पी लिया था। अब ये जो है उसके पेट में कितना है, क्या है, डॉक्टर भी अच्छी तरीके से नहीं बता पाए। वो इतना छोटा बच्चा, उसको इतने बार इंजेक्शन लगाया जा रहा है, खून लिया जा रहा है। एक माँ के सामने अगर ये सारी चीज़ें की जाएं तो आप सोचिए कितनी तकलीफ की बात होती है। लेकिन फिर भी वो सब चीज़ सह रही थी अकेली, उसके पास उसका हस्बैंड भी नहीं था। फिर उसकी मम्मी बस थी, सिर्फ उसकी मम्मी, उसका सपोर्ट सिस्टम जो है उसकी मम्मी। सिर्फ उसकी माँ के कारण ही वो ये सारी चीज़ें अच्छे से झेल पाई। उसकी माँ का पैर पता इतना मोटा हो गया था सूज के, क्योंकि लिफ्ट काम नहीं कर रहा था हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में कभी कभी लिफ्ट बंद हो जाती है, तो उसकी माँ पैदल ही ऊपर नीचे कर रही थी, क्योंकि एक जगह में उसकी लड़की एडमिट थी और एक जगह में उसका नाती। तो फिर वो ऊपर नीचे करते करते पता चला, फिर उस बच्चे को बहुत सारी चीज़ें दी गई, देखी गई अच्छी तरीके से, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे। उसके बाद उसको विटामिन K का सॉल्यूशन दिया गया या इंजेक्शन दिया गया, पता नहीं मुझे। उसके बाद अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हुआ और बच्चा 9 दिन से 10 दिन के बाद बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर बच्चा घर पे आ गया और उसकी माँ भी खुश हो गई। तो हाँ जी, ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो मेरी ही लाइफ में बेस स्टोरी है। ये जब मैं गोवा गई थी उसकी पिक है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इस पिक्स में ऐसे देख के पता चल रहा है कि मैं 3rd मंथ 4th मंथ ऐसे प्रेग्नेंट हूँ। मैंने हर महीने की पिक आप लोगों के साथ शेयर की है और ये स्टोरी एकदम मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अकेले फेस की हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी की सासू माँ ख़राब होती है। मेरी फ्रेंड्स की सासू माँ हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनको अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। मेरी भी सासू माँ अच्छी हैं, बट कभी कभी थोड़ी सी गुस्सैल हो जाती हैं। तो और ये पिक ना मेरे गोद भराई की पिक है, 7वें महीने की पिक है। तो ये मेरी मम्मी मुझे खाना खिला रही है। मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है, मेरे दिल से बहुत करीब है, मेरे दिल के। और ये 7th मंथ की पिक है। ये मैं घर आ चुकी थी मायके में, दुर्गा पूजा था तभी की पिक है। ये मैं तैयार होके दुर्गा माता देखने के लिए गई थी और जो मेरे गले में हुआ था ना वो आप देख सकते हैं इस पिक में। ये 8वें महीने की पिक है। इसमें वो जो ग्लैंड है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और जैसे मैंने दवाई खाना स्टार्ट किए ना तो वो ग्लैंड जो था ना वो रैप्चर हो गया था, मतलब फट गया था। और ये देखिए, ये जीत के ना 10वें दिन की फ़ोटो है जब उसकी मालिश हो रही थी। तो देखिए कितना छोटा सा था वो, 1.5 किलो का था वो। और उसको फिर मालिश कर कर के मम्मी अच्छे से उसकी हेल्थ लाई है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जीत अभी मेरे पास में ही है, आवाज़ आ रही होगी उसके लिए सॉरी। और जैसे ही जीत हुए ना उसके 2-3 दिन के बाद ही मेरा जो ग्लैंड था ना वो रैप्चर हो गया था और उसमें से मवाद जो पस होता है ना वो निकलना स्टार्ट हो गया था। और मुझे ना डेली ड्रेसिंग भी करना पड़ता था और उसकी दवाई भी स्टार्ट थी और मैंने 9 महीने तक उसकी दवाई खाई है। 3 महीने एक्स्ट्रा मैंने दवाई खाई है ATT की। और 3 महीने के बाद मैं वापस अपने ससुराल चली गई थी और अभी तक मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। और ये देखिए मैं आप लोगों के साथ अपनी पिक शेयर कर रही हूँ जो इसमें से मैंने ड्रेसिंग करती थी डेली। इतना दर्द होता था मुझे, फिर भी मैं ड्रेसिंग करती थी और अपने हाथ से ही करती थी, हॉस्पिटल नहीं जाती थी क्योंकि डेली मुझे कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा और वापस लाएगा और बच्चे को भी देखना पड़ता था। तो और ये ना 11वें दिन में जो पूजा करवाते हैं ना उसकी पिक है, उसमें भी मैंने देखिए ड्रेसिंग की है। करीबन मुझे 3-4 महीने तक ऐसे ड्रेसिंग करनी पड़ी है और दोनों ही जो ग्लैंड थे वो रैप्चर हो गए थे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाइए। और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।